जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर 17 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये कभी कभार लाइव लिया जाता है और ऑफलाइन जो है वो भी लिया जाता है। ऑफलाइन इसलिए कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए, ऑनलाइन इसलिए, लाइव इसलिए कि आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव सेशन जो है मैं ले लिया करूँगा, जिससे कि अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम 17 नवंबर का जो एनालिसिस है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो वीडियो है उसकी लिंक मिल जाएगी, उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, न्यूज़पेपर जो है उसकी एक कॉपी मिल जाएगी, और कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो आता है एमएम एकेडमी ऐप पर उसकी भी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। कौन बनेगा आईएएस सीरीज एंड जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये करंट अफेयर के लिए मोर देन इनफ है। तो आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। ये जो कंट्री है ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जूम्ड इमेज जो है वो भी नज़र आ रही है। इसके आजू बाजू में जो सी या ओशन कुछ भी अगर आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है तो वो क्या है, उसका नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन सेक्शन में कंप्लीटली आरसीईपी के बारे में बात की जा रही है। कंप्लीटली आरसीईपी के बारे में, मतलब यहाँ पर आरसीईपी जो है वो क्या है, उसी के साथ साथ आरसीईपी जो है वो इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, उसी के साथ साथ आरसीईपी ज्वाइन ना करने की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल और उसी के साथ साथ ये भी आर्टिकल बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने डिसीजन लिया है कि आरसीईपी के रिगार्डिंग आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब आपको ये लेक्चर देखने के बाद आरसीईपी के बारे में कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सारी चीज़ें आरसीईपी के बारे में आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू मिलने वाली है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 प्रेसिडेंट 5 साल में पेरू में चल क्या रहा है, ये क्या क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये क्राइसिस को भी हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जब हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं, ये जो वॉर अगेंस्ट वायरस है ये बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी जो है उसी के बारे में बात कर रहा है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वायरस के संदर्भ में, हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज को देखा है, जैसे कि एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती है वो हमने देखा है ना। लाइव लेक्चर में मैंने एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको बताया है। उसी के साथ हर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है वो भी हमने देखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी देखी हुई है। ये वाला अगर आर्टिकल हम देखते हैं पाकिस्तान बिडेन हो, तो अब यहाँ पर बिडेन जो है वो जीत गए हैं और बिडेन जो है वो शपथ लेने वाले हैं ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी भी ट्वीट कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं और जो मामला है वो हो सकता है कि वो कोर्ट में लेकर जाए, लीगल इसमें कुछ फंसे, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बिडेन है वो शपथ ले सकते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑफिस है उसका ग्रहण कर सकते हैं। पाकिस्तान को बिडेन के आने के बाद क्या होप मिल सकती है, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे आर्टिकल से अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। आज का फाइनल कॉल है, लास्ट डे है, जहाँ पर आपको दिवाली धमाका ऑफर, ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। तो आप मौका गवाइए मत, अभी के अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइजेस में, मतलब बाकी जगहों पर आपको जितना 1 महीने का देना है यहाँ पर उससे भी कम में आपको 2 साल का मिल रहा है। तो इसलिए आराम से 1-2 साल का जब आपको एग्जाम देना है मस्त आराम से लीजिए, वीडियोस को एंजॉय कीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेस आने वाले हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, 2 ही लेक्चर बचे हैं। उसी के साथ साथ एथिक्स का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज जैसे इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स, मतलब पूरा ही कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप 1 या 2 साल का लेते हो तो आराम से आप सारी चीज़ें जो है देख सकते हो, पूरा कोर्स एंजॉय कर सकते हो। तो आज का लास्ट डे है जहाँ पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, इसे गवाइए मत, जल्द से जल्द फ़ोन उठाइए, एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इंडिया आउट ऑफ आरसीईपी। आरसीईपी से इंडिया जो है वो बाहर निकला है, तो अब यहाँ पर आरसीईपी क्या है, क्योंकि हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरसीईपी क्या है, उसी के साथ साथ
इंडिया बाहर क्यों निकला है, इसके पीछे के कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये सारी ही चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर RCEP बेसिकली क्या है, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक ट्रेड डील है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ट्रेड डील है, ना ही पॉलिटिकल डील है ना ही कोई, लेकिन एक ट्रेड डील है। मतलब ट्रेड के संबंध में इसमें कुछ होने वाला है। मतलब क्या है कि 16 कंट्रीज जो है उसके द्वारा निगोशिएट की गई है किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। मतलब ये जो 16 कंट्रीज है इनके ही बीच में ये ट्रेड जो है ये होने वाला है। अब इसमें 16 कंट्रीज जो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, 10 आसियान कंट्रीज, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 आसियान कंट्रीज है। और बाकी जो हम देखते हैं तो बाकी के दूसरे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्रीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आसियान कंट्रीज कौन कौन से हैं, ब्रूनी हमें देखने को मिलता है, कंबोडिया देखने को मिलता है, इंडोनेशिया देखने को मिलता है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। तो ये 10 कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। बाकी जो है वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। अब देखिए ये याद कैसे रखें, तो देखिए जो 6 कंट्रीज है ये सीधे सीधे है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर साउथ कोरिया है तो जापान कोरिया, और यहाँ पर चाइना और इंडिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सीधा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, इंडिया। तो इस तरीके से आप जो 6 कंट्रीज है वो याद रख सकते हो। अब ये देखिए जो कंट्रीज है, ये जो टोटल हम 16 कंट्रीज देख रहे हैं बहुत 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 वास्ट है। अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ पर हमें ये लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट देखने को मिलता है अब तक का, अगर हम RCEP देखते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज जो है, जो यहाँ पर कंट्रीज इन्वॉल्व है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पर हमें पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। जहाँ पर 2 सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री मतलब जो चाइना है और इंडिया है, ये दोनों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 30% हमें देखने को मिलता है RCEP जो कंट्रीज है उनका ही। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि RCEP ये कितना बड़ा ग्रुप है। अब देखिए जो RCEP की प्रपोज डील है ये किस लिए थी, ये इसलिए थी कि जो 16 कंट्रीज है उनके बीच में एक इंटीग्रेटेड मार्केट जो है वो बनाया जा सके। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है, अरे हर एक कंट्रीज के, मतलब इंडिया के हो जाए, चाइना के हो जाए, न्यूजीलैंड के हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के हो जाए, तो जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज है RCEP में, तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है वो अक्रॉस द एंटायर रीजन अवेलेबल कराया जा सके। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भारत है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंडिया में बनी हुई गाड़ी है। अब इंडिया में बनी हुई गाड़ी है तो ये जब अभी एट प्रेजेंट चाइना में जाएगी, तो चाइना में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत है 1 करोड़, और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी अगर यहाँ पर 20% लगाया जाता है तो मतलब क्या होगा, इसमें 1 करोड़ पर 20% जो है इतनी ज़्यादा कॉस्ट इसकी वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन RCEP में क्या हो रहा है कि आप मार्केट जो है एक इंटीग्रेटेड मार्केट बना रहे हो। मतलब यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसा सॉल्व हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये जो है ये नहीं लगेगा, और उससे क्या होगा 1 करोड़ की गाड़ी वहाँ पर भी 1 करोड़ में बेची जाएगी, और इससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनेगा। मतलब आप सोचिए कि चाइना में अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी है और यहाँ से भारत में की कोई 1 करोड़ की गाड़ी जा रही है, तो लोगों के पास क्या होगा, ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे चाइना में कि हम ये गाड़ी खरीदें या ये गाड़ी खरीदें, है ना। तो इससे क्या होगा, एक कस्टमर जो है उनके लिए भी एक वास्ट एक मार्केट बन जाएगा, और जो कंट्रीज है उनके लिए भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक इंटीग्रेटेड मार्केट हम यहाँ पर देख सकते हैं 16 कंट्रीज का। तो ये एक बहुत बड़ा मोटो है RCEP का। तो अब आप सोच रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब भारत की गाड़ी जो है यहाँ पर जाएगी तो अच्छे दाम में बेची जाएगी, इससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फिर यहाँ पर भारत ने क्यों बोला है कि यहाँ पर हमें साइन नहीं करना है, और जब तक जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ पर साइन नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ी कंडीशन तो हमें यहाँ पर ये नज़र आती है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है कि यहाँ से भारत जो है वो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भारत है वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना के साथ इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। मतलब इस तरह की गाड़ी जो हमने देखी है कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलेगा, ये काफ़ी कम है। लेकिन चाइना से जो माल यहाँ पर आ रहा है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 50 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ठीक है, यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो आरसीईपी हम साइन करेंगे उससे तो ट्रेड बढ़ेगा ही ना। मतलब यहाँ पर भारत जो है वो भी अच्छी तरीके से बेच पाएगा, ये सब कुछ होगा, तो इससे ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है कि जो बेसिक स्पिरिट है वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा मोदी जी का कहना था। मतलब यहाँ पर मोदी जी ने क्या कहा था कि व्हेन आई मेजर द आरसीईपी अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियंस आई डू नॉट गेट अ पॉजिटिव आंसर। मतलब यहाँ पर जब मैंने अग्रीमेंट जो है, जो इंटरेस्ट है इंडियंस का, उसके हिसाब से देखा तो मुझे पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। एंड देयरफॉर नाइदर द तलिस्मन ऑफ गांधी जी नॉर माय ओन कॉन्शियस परमिट मी टू ज्वाइन द आरसीईपी, और इसीलिए मुझे ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा मोदी जी ने यहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर कंसर्न्स कौन कौन से हैं? मतलब जो सबसे पहले हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक हम साइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज मैंने मतलब पॉइंट वाइज दिए हुए हैं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मेंस में लिख पाओ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि इंडिया जो है उसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जिसके साथ भी उसने जो ट्रेड अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो साइन किया है पास्ट डेकेड्स में, तो उसका भारत का प्रॉपर एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के मामले में देखेंगे ना कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ना चाहिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वहां पर जाना चाहिए। तो वो हमें देखने को मिल रहा है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल एक्सपोर्ट आपको रेड इसमें नजर आएगा, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्सपोर्ट जहां हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो नजर आएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे तो इतना कुछ खासा फर्क नहीं नजर आया है डेकेड में, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ तक तो इतना कुछ खासा फर्क हमें नजर नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो सिमिलर ही चल रहा है। मतलब हमारा जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है वो भी उसी तरीके से चल रहा है, अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसके साथ है हमारा उस तरीके से, तो फिर मतलब क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। एकदम मिनिमल जो ड्यूटी है वो लगाई भी जा सकती है। और ऐसा भी होता है कुछ प्रोडक्ट जो है वो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसी तरीके से लगाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी उसी तरीके से लगाई जाती है। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो पहला क्या है कि भारत का सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो यहाँ से आप ग्राफ से देख सकते हो किस तरीके से डेकेड में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चला है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो ट्रेड है, भारत का ट्रेड है आसियान कंट्री के साथ। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट, मतलब रेड इसमें एक्सपोर्ट है और यहाँ पर इंपोर्ट है। तो यहाँ पर साइन किया है भारत ने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट जो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन इंपोर्ट जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। वही अगर यहाँ पर देखा जाए 2011 में भारत ने साइन किया जापान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में देखिए आप क्या खासा फायदा हुआ है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो उसमें इंपोर्ट में ज़्यादा फायदा जापान को यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जापान से हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के इससे। वही अगर हम कोरिया के साथ देखते हैं तो हालत तो और बुरी है एक्सपोर्ट के मामले में, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट तो बहुत ही बुरा है जब हमने साइन किया उसके बाद से। यहाँ पर इंपोर्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरिया से। मतलब हम क्या क्रक्स निकाल सकते हैं इससे कि हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर साइन किया है तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और जब इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। कॉम्पिटिटिवनेस उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और एक तरफ जहाँ हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसे सिलसिले में, ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसकी यहाँ पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के बाद भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को, एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा है। इसलिए भारत को ऐसा लगता है कि अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर हम आरसीईपी ज्वाइन भी करते हैं तो इतना अच्छा खासा फायदा हमें नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर क्या कंसर्न रहा है? भारत का कंसर्न रहा है जो सेफगार्ड यहाँ पर देना चाहिए, जो चाइनीज गुड फ्लड कर सकते हैं वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना है, चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है पीओएस मशीन। अब पीओएस मशीन एक्सपोर्ट कर रहा है ये 100 रुपीज़ में। अब यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया नॉर्मली क्या करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नहीं है चाइना के साथ, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा 30% की। मतलब क्या होगा, यहाँ पर 100 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ ड्यूटी, मतलब 130 रुपये का यहाँ पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 130 रुपये में बेचा जा रहा है। और इंडियन मार्केट में फॉर एग्जांपल पीओएस मशीन भारत में जो मैन्युफैक्चर हुई है उसकी कीमत है 120 रुपये। और यहाँ पर ऐसा भी जो एक क्वेरी है वो आई थी कि यहाँ पर 120 रुपये क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर 99 रुपीज़ क्यों नहीं रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स के वजह से जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर बढ़ता है, जो महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ती है, उसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रही है 100 रुपीज़, तो यहाँ पर कुछ तो फायदा होगा, मतलब 110 रुपये तो लेना पड़ेगा, 105 रुपये तो लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ज़्यादा कीमत डाउन नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जितना वो ला रहे हैं हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल्स इंडिया में मिल रहे हैं वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा हो, और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है वो वहीं के वहीं पर बन रहे हैं। तो इसीलिए चाइना से हमें मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो महंगे सस्ते क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि वहीं से हमें रेयर अर्थ एलिमेंट ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इसीलिए क्या है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा होती है और वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है। तो अब यहाँ पर जब RCEP ज्वाइन कर लेंगे तो ये 30% लगा पाएगा क्या भारत? नहीं लगा पाएगा। तो ये जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ जो है यही इसकी कीमत रहेगी। 100 रुपीज़ रहेगी तो यहाँ पर ये जो 120 रुपये का है ये सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लोग 100 रुपीज़ जो है इसी में खरीदना पसंद करेंगे और यहाँ पर चाइनीज़ गुड जो है पूरे फ्लडेड हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया। तो ये दूसरा एक कंसर्न था। तीसरा यहाँ पर आता है कि जो एग्रीकल्चर और डेयरी टैरिफ्स है उस पर भारत जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहा है। अभी देखिए यहाँ पर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ये आपको मेंस में लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख कर ले लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से रट लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर और डेयरी टैरिफ, इसमें काफ़ी कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। अब डेयरी टैरिफ की अगर हम बात करते हैं तो करंटली भारत का एवरेज बाउंड टैरिफ जो है डेयरी प्रोडक्ट में वो 63.8% रहा है, और एवरेज अप्लाइड टैरिफ अगर हम देखते हैं तो 34.8% रहा है। उसी के साथ साथ भारत का जो डेयरी सेक्टर है ये 70 मिलियन हाउस होल्ड को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग इंडियन डेयरी सेक्टर में जीते हैं। अब हमने कल देखा था एग्रीकल्चर जो है ये सीजनल है ना। यहाँ पर कोई जो मतलब अनाज है वो बोया जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है ज़्यादा फ्लडिंग आ जाती है या फिर ड्रॉट आ जाता है तो वहाँ पर वो सीजनल हो जाता है। तो सीजनल जिस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है उस टाइम पर लाइवलीहुड कैसे होगा फार्मर्स का, तो डेयरी प्रोडक्ट्स पर होता है क्योंकि हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर 70 मिलियन हाउस होल्ड को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज साइज जो है डेयरी फार्म की 191 हमें देखने को मिलती है यूएसए में, 355 देखने को मिलती है ओशनिया में, 148 देखने को मिलती है यूके में, 160 देखने को मिलता है डेनमार्क में। भारत में कितना? भारत में जस्ट 2। लेकिन हमें ऑपरेशन फ्लड जो है वो यहाँ पर 1960s के बाद देखने को मिलता है, और भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर 5% जहाँ था 1970 में, 2018 में देखा जाए तो 20% पर आ जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत प्रॉपर तरीके से अपना जो खर्चा है वो निकाल सकता है। आज देखा जाए तो भारत जो है वो लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है मिल्क प्रोडक्शन में, और उसे ना ही इंपोर्ट और ना ही एक्सपोर्ट करना पड़ता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। उसी के साथ साथ अगर हम ग्लोबल मिल्क ट्रेड देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पर 79% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं? तो हमें यूएसए देखने को मिलता है, ईयू देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। और हमें कल हमने देखा था कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा हम न्यूजीलैंड जो है वहीं से करते हैं, और न्यूजीलैंड को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। न्यूजीलैंड जहाँ पर 93% उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और उसी के साथ साथ अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज देखते हैं तो 80% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल मिल्क इंपोर्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं।
लेकिन भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है मिल्क प्रोडक्शन में। चाइना जो है वो भी 30% मिल्क रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए भारत जो है अभी उसका डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनली चल रहा है, मतलब जो इंटरनल फार्मर्स हैं यहाँ के, जो भारतीय फार्मर्स है, भारतीय जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। वही अगर हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो इनका जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट प्राइस देखते हैं न्यूजीलैंड से 150 पर केजी हमें देखने को मिलता है, 150 पर केजी एसएमपी का। और डोमेस्टिक प्राइस देखते हैं एसएमपी का इंडिया में तो वह है 300 पर केजी। मतलब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि फार्मर जो उन्हें कितना मिलता है, 30 पर लीटर ऑफ मिल्क, इतना उन्हें फ़ायदा होता है, इतना उन्हें मिलता है। और मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत है। और अगर न्यूजीलैंड से ये चीज़ें अगर इंपोर्ट करना शुरू करते हैं हम बिना ड्यूटी के, तो यहाँ पर देखिए कितना सस्ता हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सोचिए कि 200 रुपये हम कंसिडर करते हैं, 200 रुपीज़, तो यहाँ पर 200 और 300 में से लोग कौन खरीदेंगे, 200 का ही खरीदेंगे। इससे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन फार्मर है, डोमेस्टिक प्राइस है, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जो अमूल है उसके द्वारा जो एस्टिमेशन किया गया था, तो फ्री इंपोर्ट अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड से, अगर वो परमिट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर जो इंडियन डेयरी फार्मर है उन्हें यहाँ पर 19 रुपीज़ पर लीटर इतना ये फॉल हो सकता है, इतना नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है, इतने कम लेवल पर वो आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है, क्योंकि उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वही प्रॉफिट अभी मिलता रहेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए क्या कारण है कि न्यूजीलैंड में इतना सस्ता है, तो देखिए न्यूजीलैंड जो है वहाँ पर एक्सटेंसिव ग्रेजिंग लैंड है ना, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस है, और उसी के साथ साथ जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए वहाँ पर सस्ता देखने को मिलता है और हमारे यहाँ पर महंगा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स भी निकल रहे थे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा था कि भारत जो है वहाँ पर मिल्क डेफिसिट, जल्द से जल्दी ये मिल्क डेफिसिट होने वाला है। मतलब यहाँ पर मिल्क जो है वो लोगों को मतलब ये नहीं होगा, मतलब पूरे का नहीं, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर देखा जाए नीति आयोग के द्वारा बताया गया है कि 2033 की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन है वो रेज होगा 330 मिलियन टन तक, और जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो रहेगी 292 मिलियन टन्स की। तो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहेगी, यहाँ पर भारत जो है उससे फायदा होता रहेगा। तो ये जो है हम मिल्क में डेफिसिट हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बताई जा रही थी वो क्या थी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से वो 5% से ज़्यादा नहीं है, और ये तो निग्लिजिबल है। अगर हम 5% करते भी तो इतना कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन देखिए 5% जो है ये मार्केट को फ्लड करने के लिए इनफ है, मार्केट पूरा का पूरा फ्लड हो सकता है। मतलब 30% अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पाउडर होता है मिल्क पाउडर, उससे घेर लिया जाएगा। 40% जो है ये चीज़ जो होता है उससे घेर लिया जाएगा। 21% जो है बटर ऑयल से घेर लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम अगर अलाउ कर लेते हैं न्यूजीलैंड को, तो पूरा मार्केट जो है फ्लड हो जाएगा न्यूजीलैंड के इससे, और हमारे यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो यहाँ पर खतरे में आ सकता है। तो आपको डेयरी के मामले में जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट इस पर, फोर्थ है जो ओरिजिन है, रूल ऑफ ओरिजिन, ये इंप्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए रूल ऑफ ओरिजिन ये बेसिकली क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर फिलीपींस है। अब देखिए यहाँ पर अगर चाइना से जो यहाँ पर प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर हम 10% टैरिफ लगा रहे हैं। अब वही प्रोडक्ट अगर फिलीपींस में जा रहा है तो फिलीपींस 5% का टैरिफ लगा रहा है। और फिलीपींस और इंडिया में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर अगर कोई दिया जाता है प्रोडक्ट तो यहाँ पर ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। अब देखिए निग्लिजिबल हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर 0% ही कंसिडर करते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं 0%। तो यहाँ पर चाइना क्या करेगा, चाइना अगर 100 रुपये का ये है, मतलब पीओएस मशीन 100 रुपीज़ की है, तो यहाँ बेचने में उसे कितना जाएगा, 110 रुपये जाएगा। यहाँ बेचने में कितना जाएगा, 105 रुपये जाएगा। तो चाइना क्या करेगा कि ये जो उसका पीओएस मशीन है ये फिलीपींस को देगा 105 में, और ये 105 में फिलीपींस को मिल रहा है। फिलीपींस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है भारत के साथ, तो यही पीओएस मशीन जो यहाँ पर फिलीपींस में जा रही है, फिलीपींस 0 इसमें भारत में देगा। मतलब यहाँ पर ये पीओएस मशीन कितने में आ रही है, 105 में आ रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर चाइना डायरेक्टली देता तो 110 में होती, लेकिन फिलीपींस के द्वारा आ रहा है तो 105 में आ रहा है। लेकिन क्या इसका ये पीओएस मशीन का ओरिजिन फिलीपींस है? नहीं, ओरिजिन जो है वो है चाइना।
तो चाइना जो है इस तरीके की हरकत कर सकता है। इसलिए यहाँ पर रूल ऑफ ओरिजिन जो है ये लगाना काफ़ी मुश्किल है, इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था भारत की तरफ से कि इस तरीके से मार्केट जो है फ्लड हो सकता है चाइना का। अगर हम चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटी है वो लगाते भी है, चाइना ये रूट जो है वो अपना सकता है और इससे भारत का जो मार्केट है वो इनडायरेक्टली चाइना के प्रोडक्ट से फ्लडेड हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म जो यहाँ पर नहीं दिया गया। मतलब क्या है कि चाइना का ये पीओएस मशीन है 100 रुपीज़ में दे रहे हैं, मतलब आरसीईपी में अगर हम जाते हैं तो 100 रुपीज़ में ही यहाँ पर भारत के पास जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर फ्लडेड हो जाता है चाइनीज प्रोडक्ट से तो अपने आप यहाँ पर जैसे ही जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे अगर खतरा होता है तो अपने आप ऑटो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब जो ड्यूटी है वो ऑटो ट्रिगर हो जाएगी और यहाँ पर अपने आप ड्यूटी जो है वो लगा दी जाएगी, मतलब 30% ड्यूटी, मतलब अपने आप ये 130 का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है जो भारत ने बोला था कि फ्लडेड ना हो, तो ये भी यहां पर नहीं दिया गया, मतलब सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है वो भी यहां पर नहीं दिया गया। दूसरा यहां पर रैचकेट ऑब्लिगेशन की अग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है फ्री ट्रेड का तो आप वापस नहीं जा सकते हो, मतलब आप वापस से जो अपने आपको अगर लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर से आप ड्यूटी जो है वो नहीं लगा सकते हो। तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये भी भारत को नहीं पड़ रहा था। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉन टैरिफ बैरियर पर कोई भी कमिटमेंट, क्रेडिबल कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि भारत को क्या डर था कि हम यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर चाइना जो है उसका माल यहाँ पर अच्छी तरीके से आएगा जीरो ड्यूटी में, हमारा माल यहाँ पर जीरो ड्यूटी में जाएगा। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो अगर चाइना लगा देता है तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो तो और खतरा हो जाएगा, इंपोर्ट जो है वो तो चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं, एक्सपोर्ट में कोई फायदा नहीं, इंपोर्ट जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर जो चाइना लगाता है, हर बार चाइना जो है बैरियर खड़ा करता है। नॉन टैरिफ बैरियर मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी कोई हम दे रहे हैं चाइना में और चाइना जो है वो ड्यूटी नहीं लगा सकता है, पैसों के मामले में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता है, तो वो क्या बोलेगा जो चक्का है उसी डिज़ाइन का हमें स्टीयरिंग चाहिए, मतलब वैसा ही जाड़ा जाड़ा पूरा का पूरा हमें स्टीयरिंग चाहिए। मतलब क्या है, डिज़ाइन के मामले में बैरियर खड़ा कर रहा है कि अगर इस तरीके का स्टीयरिंग नहीं रहा तो हम नई गाड़ी नहीं लेंगे। तो ये बैरियर खड़ा कर रहा है, ये पैसों के मामले में है क्या? नहीं, डिज़ाइनिंग के मामले में, क्वालिटी के मामले में, इसलिए ये हो जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर चाइना हमेशा से लगाता रहा है, तो उसके लिए भी कोई क्रेडिबल कमिटमेंट नहीं मिला, इसलिए भारत को लगा कि हम आरसीईपी ज्वाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो बेस ईयर है उसे चेंज करने के मामले में भी कोई क्रेडिबल कमिटमेंट नहीं दी गई। अब यहाँ पर जो बेस ईयर है वो लगा रहे हैं 2013, कल ही हमने देखा था, मतलब 2013 तक जो भी ड्यूटी है वो लगा सकते हैं। 2014 भारत बोल रहा है क्योंकि 2014 से भारत ने ड्यूटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर ली थी, जिससे ड्यूटी अगर इंक्रीज रहती है तो भारत को ज़्यादा फायदा होगा। तो भारत 2014 बोल रहा है लेकिन वो 2013 बोल रहे हैं। तो ये 8 रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 8 रीज़न आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आप अगर इस पर आंसर लिखते हो तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। तो अभी देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इंडिया को हैम्पर किस तरीके से करेगा, तो आरसीईपी जो है ये क्लियर अश्योरेंस यहाँ पर लैक करता है ओवर दी मार्केट एक्सेस, है ना। मतलब यहाँ पर मार्केट एक्सेस जो रहेगा उस पर क्लियर अश्योरेंस जो है वो लैक करता है। अब टैरिफ बैरियर हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो, टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर मैंने आपको कई बार डिफरेंस बताया हुआ है। बैरियर मतलब क्या होता है, अड़थड़ा, कोई अड़थड़ा क्रिएट किया गया है। अब जो भी ट्रेड हो रहा है किसी दो कंट्रीज़ के बीच में, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर है चाइना, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पर बैरियर खड़ा करना है इंडिया को तो कैसे कर सकती है? ये दो तरीके होते हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ मतलब होता है पैसे से, मतलब यहाँ पर ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आ रही है वो 100 रुपये की है, 100% टैरिफ जो है वो लगा दिया गया, ड्यूटी लगा दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये मार्केट में जो है बेची नहीं जा सकती है और इसीलिए यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ये बैरियर लगा दिया गया। दूसरा होता है नॉन टैरिफ, मतलब पैसे से नहीं बल्कि कोई स्टैंडर्ड से लगाया जाता है। कि फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर चाइना से कोई गाड़ी आ रही है, अब ये गाड़ी का स्टीयरिंग जो है, अगर इंडिया बोले कि हमको स्टीयरिंग जो है वो लकड़े का ही चाहिए या फिर चक्के जो है वो लकड़े के ही चाहिए और इस तरीके हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड लगाना है, तो ये क्या हो गया, नॉन टैरिफ बैरियर, क्योंकि अड़थड़ा क्रिएट किया गया है कोई स्टैंडर्ड रूप से। क्लियर है? तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ इंडिया का जो डिसीजन है, क्या ये बायलैटरल ट्रेड जो है, जो आरसीईपी के मेंबर नेशंस है, ठीक है, जो आसियान कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, जापान है, क्या इनके साथ हैम्पर करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो निकल कर आता है कि हमने ज्वाइन तो नहीं किया लेकिन क्या इससे हमारे बायलैटरल टाइज जो है क्या वो हैम्पर होंगे।
उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया जो है वो लीव कर रहा है, इससे जो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास लार्ज मार्केट है, क्या वो श्रिंक हो सकता है, क्या वो छोटा हो सकता है, ये हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ जापान जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है, काफ़ी अटेम्प्ट्स ले रहा है कि इंडिया जो है वो ज्वाइन कर ले। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर जापान जो है बहुत ज़्यादा इंडिया से चाह करता है, प्यार करता है, ऐसा भी नहीं है, उसका भी हित उसमें छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पर काफ़ी वो कोशिश कर रहा है कि आ जाए, लेकिन यहाँ पर वही है कि इंडिया नहीं गया तो क्या दूसरे जो है हमारा रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान के, तो क्या वो यहाँ पर हैम्पर हो सकते हैं। जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हमारा प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हैम्पर हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, इंडिया जो है वो ओरिजिनल निगोशिएटिंग पार्टिसिपेंट रहा है आरसीईपी का। मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडिया निगोशिएट करता रहा। इंडिया ने ऐसा नहीं बोला स्टार्टिंग से कि भी चाइना है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोला। इंडिया ने बोला हमारे अनुकूल आप सिचुएशन लेकर आइए, हमें जैसे तरीके से ट्रेड करना है उस तरीके से आप सिचुएशन लेकर आइए, हम बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडिया जो है ओरिजिनल निगोशिएटिंग पार्टिसिपेंट रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो अगर ज्वाइन करना है तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर लगेगी, है ना। पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या है इंडिया के लिए कि वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है कुछ कंट्रीज़ के साथ, उसी के साथ साथ नए अग्रीमेंट जो है हम यहाँ पर इंडिविजुअल तौर पर बना सकते हैं। मतलब आरसीईपी ज्वाइन करने के बाद जो भी आरसीईपी के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा, ये ठीक है। मगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो वो साथ में रखते हुए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो बना सकते हैं, और इसके तहत हम यहाँ पर हमारा मार्केट जो है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको पूरा पर्सपेक्टिव आरसीईपी से लेकर तो जो पूरे कंसर्न्स चल रहे हैं, जो यहाँ पर इंडिया चाह रहा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं पेरू में जो क्राइसिस चल रहे हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरू कहाँ पर आता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर हमें भारत जो है ये देखने को मिलता है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ हमें यहाँ पर अगर हम साउथ अमेरिका में आते हैं, जिसे लैटिन अमेरिका जो है ये भी कहा जाता है, लैटिन अमेरिका में हमें यहाँ पर ये कंट्री मतलब पेरू जो है ये देखने को मिलता है, और उसी को कनेक्टेड है यहाँ पर इक्वेडोर। नीचे अगर हम देखते हैं तो चिले या फिर चील है, यहाँ पर हमें बोलीविया देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ब्राज़ील जो है ये देखने को मिलता है। तो पेरू को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक खास चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, अल नीनो एंड ला नीना। अल नीनो एंड ला नीना क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो पूरा रीजन है ये काफ़ी अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, मगर जब अल नीनो आ जाता है उस टाइम पर सिचुएशन पूरी रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है, और इंडिया में पूरा दुष्काल सुकाल वो पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है वो नहीं आता है, मानसून जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता है ना। तो ये ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करते चलना है, और इससे हमारी स्मार्ट स्टडी होगी रेदर देन हार्ड वर्क। हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते चलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा जूम्ड इमेज है, यहाँ पर पेरू आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर पेरू है ना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको इक्वेडोर है, यहाँ पर बहुत बड़ा ब्राज़ील हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेरू के प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो 5 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इस तरीके का सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। पेरू के 5th प्रेसिडेंट इन 5 ईयर्स, 5 साल में 5 प्रेसिडेंट यहाँ पर बदल गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट वाले की तो है मेरिनो। ठीक है, इनको यहाँ पर पावर से निकाल दिया गया, फोर्सफुली बाहर खदेड़ दिया गया। जस्ट 5 डेज उन्होंने जब ऑफिस लिया था, मतलब ऑफिस लेने के 5 दिन के अंदर अंदर उनको यहाँ पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। अब टर्मोइल जो है वो शुरू हुआ 9 नवंबर को, जब सेंट्रिस्ट मार्टिन विस्कारा जो है, ठीक है, मेरिनोस पॉपुलर प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पर जो इससे पहले यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहे थे प्रेसिडेंट विस्कारा, ठीक है, ये इनको जब इम्पीच कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, कौन से ग्राउंड पर? परमानेंट मॉरल इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब क्या है, ये जो थे ये राष्ट्रपति अभी बने और इनको यहाँ पर निकाल दिया गया ऑफिस से 5 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि इनके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे विस्कारा। इनको इम्पीच किया गया था।
तो उसके वजह से क्या हुआ, कंट्री वाइड हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिली। तो विस्कारा जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो 57 ईयर ओल्ड इंजीनियर जो विस्कारा है, सेंट्रिस्ट फिगर है, और उसी के साथ साथ ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे एंजीन कंट्री के, ठीक है, इन जुलाई 2016, और प्रेसिडेंट बनते हैं मार्च 2018 में। ये जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर करप्शन चार्जेस उन पर लगे थे, और करप्शन चार्जेस जो है उसके वजह से उनको रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो विस्कारा है उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है 2 बार उनके ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस जब हेल्ड करते हैं राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं बोल के कि अब यहाँ पर करप्शन जो है मैं नहीं होने दूंगा, देश का भविष्य जो है वो सुधारूंगा, विकास होगा, ये सारी चीज़ें बोली जाती है और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनको 2 बार कोशिश की जाती है अपने ऑफिस से निकालने की। सितंबर में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज़ की जाती है, जिसमें यहाँ पर स्कैम जो है वो यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। कांग्रेस फर्स्ट इट्स इम्पीचमेंट बिड जो है वो यहाँ पर इनिशिएट करती है, जिसमें नहीं हो पाता है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है अक्टूबर में, और अनप्रूवन करप्शन चार्जेस, यहाँ पर जो करप्शन चार्जेस है वो लगा दिए गए, लेकिन ये अनप्रूवन है, प्रूव नहीं हुए हैं कि हाँ ये करप्शन हुए हैं, ठीक है। विस्कारा के अगेंस्ट में यहाँ पर करप्शन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और उसके तहत जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो शुरू की जाती है, और फिर फाइनली जो इम्पीचमेंट है इनका वो हो जाता है। लेकिन इनका इम्पीचमेंट होने के बाद से जो जनता है उसमें काफ़ी आक्रोश आ जाता है, जनता जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका पावर था, ठीक है, जो ये पावर में थे, तो ये पावर में रहने के बाद से उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है वो हासिल कर ली थी, खासकर जो यूथ है उनमें काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। और इसीलिए जब इनको इम्पीच किया गया तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर रास्ते पर आ गए, इनके जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पर रास्ते पर आ गए, और उन्होंने कहा कि भैया निकलो, हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं जमेगा, और इसीलिए इनको 5 दिन के अंदर अंदर बाहर जो है ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो सिनारियो है पेरू में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पेरू में अगर आप देखो तो इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट किसी वीडियो पर खर्च करो पेरू में क्या चल रहा है जानने के लिए, तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एक एस्पिरेंट होता है उसका एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जानना जितना सफिशिएंट था उतना मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान बिड एंड होप। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान, उसी के साथ यूएसए, उसी के साथ इंडिया, ये तीनों यहाँ पर कंट्रीज जो है लिंक में आ जाती है। अब यूएसए का किसके साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, अगर आप देखोगे यूएसए और इंडिया के रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन यूएसए के साथ अगर हम देखते हैं तो इतना खटास नहीं है, इतनी ज़्यादा खटास नहीं है, इतनी भयानक वाली खटास नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिडेन की, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन जो है वो यहाँ पर किया है, और मुझे एक चीज़ समझ में भी नहीं आई, ठीक है, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है, मतलब कुछ लोग ऐसे कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें लाई है, इंडिया के साथ उन्होंने कौन कौन से अग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया के साथ उनका रिलेशन कैसा रहा है, ये पता भी नहीं है। मगर फिर भी जस्ट बिकॉज कि ऐसा बोला जा रहा था कि मोदी एंड ट्रंप के रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए ट्रंप हारने की वजह से सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हाँ, कुछ लोग आइडियोलॉजी के बलबूते पर भी कर रहे हैं कि हाँ ये आइडियोलॉजी हमें पसंद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप जो उनके जो डिसीजन से काफ़ी हार्श रहे हैं, तो कुछ लॉजिकल बेस्ड पर अपोज कर रहे हैं या फिर खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ एकदम ही लो लेवल के इस पर ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई, वाह वाह वाह, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो ये कोई इसमें सेंस नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अगर आप देखोगे उनके डिसीजन काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं। अगर हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से तो सीधा पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाना, ये एक इतनी बड़ी कंट्री को शोभा भी नहीं देता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको देखकर, क्योंकि डेवलप्ड होते हैं उनको देखकर चीज़ें करती है। तो अगर एक डेवलप्ड कंट्री जो सबसे बड़ी कंट्री है वो अगर इस तरीके का रुख अपनाएगी, एकदम आर या पार की लड़ाई करेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और उसके बाद से जियो बिडेन ने कहा था कि हाँ हम यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट जो है ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की हुई है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कोशिश करेगा अब कि बिडेन जो है उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने, क्योंकि अब तक जो अगर हम देखते हैं तो रिलेशन इतने अच्छे नहीं है यूएसए के साथ। प्रेसिडेंट इलेक्ट जियो बिडेन यहाँ पर वो चार्ज जो है 20 जनवरी को ले सकते हैं। पाकिस्तान होप कर रहा है कि बायलैटरल रिलेशन जो है उसको यहाँ पर अच्छा बनाया जा सके। कश्मीर डिस्प्यूट जो है
वो यहाँ पर जो इंडिया के साथ चल रहा है उसमें अगर यूएसए का हाथ मिल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो इंडिया का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए अगर जो बिडेन का साथ मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा भी वो सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी मिलिटेंसी जो है वो फैलाई जाती है, जो इंटेंसिफिकेशन है वायलेंस का वो कराया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर हम खासकर बात करें तो वो यहाँ पर कंट्रोल में आए, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, मतलब जो पाकिस्तान है वो कोशिश करता रहेगा अमेरिका के साथ कि भैया हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे कर दो, जिससे कि हमारा ईस्ट में वेस्ट में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं वो अच्छा खासा हम सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन इंडिया जो है उस पर क्या बीतेगी, इंडिया जो है वो क्या यहाँ पर चाहता है, इंडिया जो है वो क्या करेगा। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अगर दिल्ली जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान से जो पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर होता है अगर उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश, क्योंकि देखिए FATF भी हमें देखने को मिलता है इसमें, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत ग्रे लिस्ट जो है उसमें रखा गया है पाकिस्तान को। और ग्रे लिस्ट में अब यूएसए जो उसमें अच्छी खासी भूमिका निभाता है, ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को नहीं मिल पाती है ना, और ख़तरा मंडराता रहता है पाकिस्तान के ऊपर कि वो ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। तो अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं अगर इसका निवारण ना निकाला जाए, अगर हम यूएसए के क्लोज ना जाए, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के करीब जाए, जिससे हम क्या होगा, हम यहाँ पर जो भी हमारे बायलैटरल टाइज है उसको सुधार कर जो हमारे आसपास बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको यहाँ पर हम बड़े लाइव स्ट्रीम में ला सकें। तो इसीलिए दिल्ली जो है उसको यहाँ पर जो भी टेरर सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, तो इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया की इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो 2.7 ट्रिलियन है, जो कि 10 टाइम ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो भी काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और ग्लोबल हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में वॉशिंगटन को लेकर जाना है या फिर इंडिया के अगेंस्ट में अगर यूएसए को लेकर जाना है तो पाकिस्तान के लिए मतलब बहुत बहुत लंबा सफ़र हो सकता है। पाकिस्तान जो है क्रिटिकल यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्फ्लुएंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, गल्फ, इसमें हमें देखने को मिलता है। मतलब पाकिस्तान जो है वो गल्फ कंट्रीज़ जो है आजू बाजू की, उसमें उसका एक अच्छा ये देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल एशिया जो है इसमें पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। सब कॉन्टिनेंट अगर हम देखते हैं तो इसमें पाकिस्तान आता है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी होल्ड करता है ना। तो इसलिए रीजनल जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव पाकिस्तान बना सकता है अगर वो सही मुद्दों पर बात करे, सही मुद्दों पर ध्यान दे और सही मुद्दों के हिसाब से चले। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमिज़म जो है उसके तहत अगर इंडिया के अगेंस्ट में यूएसए को ले जाने की कोशिश करता है, काफ़ी मुश्किल है। इंडिया को बस इतना करना है कि जो उस तरीके के रिलेशन चलते आ रहे हैं उसी तरीके के रिलेशन आगे भी बढ़ाने हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जो भी यूएसए का रिलेशन है वो सिर्फ बाती का नहीं है, वो सिर्फ बोल बच्चन का नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल ग्राउंड्स पर हमें देखने को मिल रहा है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पाकिस्तान जो है उसकी होप है कि पाकिस्तान होप करेगा कि बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ों के ऊपर अटेंशन देगा। यूएसए की पॉलिसीज़ जो है वो कश्मीर पर अटेंशन देगी, और कश्मीर पर अगर अटेंशन देती है तो हमें यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऐसा पाकिस्तान की होप रहेगी। लेकिन इंडिया जो है, खासकर अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पर इंटरनेशनल डिबेट जो है, कश्मीर काफ़ी पुराना मुद्दा हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे भारत का ये अभिन्न हिस्सा है और एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र इसको चलाने वाला है और आप बीच में दखलंदाजी में देने वाले कोई नहीं होते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आज फाइनल कॉल है, लास्ट डे है MM Academy ऐप के सब्सक्रिप्शन लेने का, तो इसीलिए जल्द से जल्द लीजिए। आज अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। खास अगर हम देखते हैं हाईलाइट जो है वो RCEP की ही थी, जो मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो जल्द से जल्द MM Academy ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो गुड बाय, टाटा, जय हिंद।